हेलो एवरीवन। कल की क्लास में हमने अपना सेकंड चैप्टर लहासा की ओर स्टार्ट किया था। कल हमने लेखक राहुल सांकृत्यायन जी का जीवन परिचय और इनका साहित्यिक परिचय जाना था और ये बताया था कि यात्रा वृत्तांत होता क्या है, कि इन्होंने जब तिब्बत की यात्रा की उसका पूरा जो वर्णन है उसके बारे में इन्होंने इस चैप्टर के अंदर बताया गया है। कल मैंने ये चीज़ आपको क्लियर कर दी थी। आज अब इस लेसन का जो है सारांश अपन रीड करेंगे। इस पाठ में राहुल जी ने अपनी पहली तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है, जो उन्होंने सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते की थी। चूँकि उस समय भारतीयों का तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्मवेश में की थी। लेखक की यात्रा बहुत वर्ष पहले, जब फरी क्लिपबोर्ड का रास्ता नहीं बना था, तो नेपाल से तिब्बत जाने का एक ही रास्ता था। इस रास्ते पर नेपाल के लोग के साथ साथ भारत के लोग भी जाते थे। यह रास्ता व्यापारिक और सैनिक रास्ता भी था, इसलिए इसे लेखक ने मुख्यतः रास्ता बताया है। तिब्बत में जाति पाति छुआछूत का सवाल नहीं उठता और वहाँ औरतें पर्दा नहीं डालती है। चोरी की आशंका के कारण भिखमंगों को कोई घर में घुसने नहीं देता, नहीं तो अपरिचित होने पर भी आप घर के अंदर जा सकते हैं और ज़रूरत अनुसार अपनी झोली से चाय दे सकते हैं। घर की बहू अथवा सास उसे आपके लिए पका देगी। परित्यक्त चीनी किले से जब वह चले तो एक व्यक्ति 2 चिटे राहदारी देकर थोड़ला के पहले आखिरी गांव में पहुंच गए। चिटे का अर्थ होता है कुछ पैसे देकर। यहाँ सुमिति मंगोल वृक्ष राहुल दोस्त, अर्थात ये लेखक जी का दोस्त था, पहचान और तथा भिखारी होने के कारण रहने को अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद वे लोग इसी रास्ते से लौटे थे, जब उन्हें रहने की जगह नहीं मिली थी और गरीब के झोपड़ी में ठहरना पड़ा था, क्योंकि वे भिखारी नहीं बल्कि भद्र यात्री के वेश में थे। अगले दिन राहुल जी एक सुमिति जी को एक विकट डाढ़ा थोड़ला पार करना था। डाढ़े तिब्बत में सबसे खतरे की जगह थी। 16-17 हजार फीट ऊंची होने के कारण दोनों और गांव का नामो निशान न था। डाकुओं के छिपने की जगह तथा सरकार की नरमी के कारण यहाँ अक्सर खून हो जाते थे। चूँकि वे लोग भिखारी के वेश में थे, इसलिए हत्या की उन्हें परवाह नहीं थी, परंतु ऊंचाई का डर बना था। दूसरे दिन उन्होंने टाड़े की चढ़ाई घोड़े से की, जिसमें उन्हें दक्षिण पूर्व के बिना बर्फ तथा हरियाली नंगे पहाड़ दिखे तथा उत्तर की ओर पहाड़ों पे कुछ बर्फ दिखी। उतरते समय लेखक का घोड़ा थोड़ा पीछे चलने लगा और वे बाएं की ओर 1.5 मील आगे चल दिए। बाद में पूछकर पता चला कि लटकोर का रास्ता दाहिने की तरफ था, जिसे लेखक को देर हो गई तथा सुमिति नाराज हो गए, परंतु जल्द ही गुस्सा ठंडा हो गया और वे लटकोर के में एक अच्छी जगह पर ठहरे। वे अब तिडरी के मैदान में थे, जो कि पहाड़ों के घिरा टापू था। सामने एक छोटी सी पहाड़ी दिखाई पड़ती है, जिसका नाम तिडरी समाधि गिरी थी। आसपास के गांवों में सुमिति बहुत परिचित थे। वे उनमें जाकर मिलना चाहते थे, परंतु लेखक ने उन्हें मना कर दिया और लहासा पहुंचकर पैसे देने का वादा किया। सुमिति मान गए और उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया। उन्होंने सुबह चलना शुरू नहीं किया था, इसलिए उन्हें कड़ी धूप में आगे बढ़ना पड़ रहा था। वे पीठ पर अपनी चीज़ें लादे और हाथ में डंडा लिए चल रहे थे। सुमिति एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने को कहा। तिब्बत की जमीन छोटे बड़े जागीरदारों के हाथों में बटी है। इन जागीर का बड़ा हिस्सा मठों के हाथ में। अपनी अपनी जागीर में हर जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता है, जिसके लिए मजदूर उन्हें बेगार में मिल जाते हैं। लेखक शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे से मिले। वहाँ एक अच्छा मंदिर था, जिसमें बुद्ध वचन की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी थी, जिसे लेखक पढ़ने में लग गए। इसी दौरान सुमिति ने आसपास अपने यजमानों से मिलकर आने के लिए लेखक से पूछा, जिसे लेखक ने मान लिया। दोपहर तक सुमिति वापस आ गए, क्योंकि तिडरी वहाँ से ज़्यादा दूर
नहीं था, इसलिए उन्होंने अपना सामान पीठ पर उठाया और नमसे से विदा लेकर चल दिए। ये हुआ इस पाठ का सारांश कंप्लीट। आगे हम कल रीड करेंगे।